प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में मैं प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक के रूप पक्ष पर चर्चा करूँगा। पिछले व्याख्यान में आपने इस कहानी के वस्तु पक्ष के बारे में सुना। मैंने उसमें आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से अमरकांत ने आत्मावलोकन करते हुए और आत्मावलोचन करते हुए भी रजुआ जैसे चरित्र को गढ़ा और कैसे रजुआ के सामने शिवनाथ बाबू जैसे चरित्र को कमज़ोर किया और कैसे रजुआ जिंदगी से संघर्ष करता हुआ भी जिंदगी के साथ खड़ा होता है। उस कहानी के अंतर्वस्तु के बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया कि रजुआ जैसे चरित्र कभी मरते नहीं, वो संघर्ष की आंच में निरंतर पकते हुए निखरते चले जाते हैं। रजुआ जिंदगी और जोंक कहानी के भीतर वैसा ही निखरता हुआ और निथरता हुआ चरित्र है। इसके बारे में मैं पिछले व्याख्यान में आपको बता चुका हूँ। आज इस व्याख्यान में इसके शिल्प पक्ष की, इसके रूप पक्ष की चर्चा करूँगा। आप सब जानते हैं कि रूप पक्ष के अंतर्गत 3 तत्वों पर बात करनी है। एक तो उसके संवाद और उसकी भाषा और उसके प्रभाव पक्ष पर जो पाठक के मन पर पड़ता है, जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया। अब जहाँ तक इस कहानी के संवाद की बात है तो सबसे पहले आइए उस संवाद को देखते हैं कि कहानी कितनी गहन संवाद के दायरे में आगे बढ़ती है और कैसे संवाद के भीतर रजुआ का चरित्र और कहानी का परिवेश उभरता हुआ दिखाई देता है और कैसे और किस भाषा में इस संवाद को लेखक ने स्वर दिया है। तो आइए जरा संवाद के बारे में आपसे विशेष रूप से बात करते हैं। जहाँ तक इस कहानी के संवाद की बात है तो यह कहानी अपने संवाद में वर्णनात्मक कहानी है, जिसमें कहानीकार खुद ही बोलता है और निष्कर्ष भी देता है। अर्थात यह एक तरह की वर्णन प्रधान कहानी है। इसीलिए इसके संवाद भी ज़्यादातर कथाकार के साथ ही संपन्न होते हैं। चाहे रजुआ से संवाद हो या फिर मोहल्ले के शिवनाथ बाबू से ही संवाद क्यों न हो। कहानी के अंत में रजुआ को जब हैजा होता है, इस अवसर पर सामाजिक हृदयहीनता को उजागर करते हुए लेखक अपनी पत्नी से जो संवाद करता है वो बहुत विचलित करने वाला है। खुद लेखक भी विचलित हो जाता है जब उसे यह पता चलता है कि उनकी पत्नी ने भी उसके इलाज के लिए कोई पहल नहीं की। कोट शाम को दफ्तर से लौटा ही था कि बीबी ने चिंता तो स्वर में सूचना दी, अरे आप जानते नहीं, रजुआ को हैजा हो गया है। आगे संवाद बढ़ता है। लेखक कहते उन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और गड्ढे तथा बम पुलिस की गली में जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे, हैजे की कई घटनाएं हो गई थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रजुआ को हैजा न होता तो और किसको होता। मैंने पूछा, जिंदा है या मर गया रजुआ? मेरी पत्नी ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताएं, मेरा दिल छटपटा कर रह गया, वही खंडहर में पड़ा हुआ है, कै दस्त से पस्त हो गया है। लोग बताते हैं कि आधे 1 घंटे में मर जाएगा। कोई दवा दारू नहीं हुई क्या जी? अरे कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता। शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसको एक कै हुई कि उन्होंने घर से खदेड़ दिया। फिर वही राम जी मिश्र के ओसारे में जाकर बैठ गया, लेकिन जब उन लोगों को पता चला तो उन्होंने भी खदेड़ दिया। उसके बाद वह किसी के यहाँ नहीं गया, जाकर खंडहर में पेड़ के नीचे पड़ गया। मैंने जैसे व्यंग से कहा, तुमने अपने यहाँ क्यों नहीं बुला लिया जी? पत्नी को यह आशा नहीं थी
कि मैं ऐसा प्रश्न करूँगा, इसलिए स्तंभित होकर मुझे देखने लगी। अंत में बिगड़ कर बोली। मैं उसे यहाँ बुलाती, कैसी बात करते हैं आप, मेरे भी बाल बच्चे हैं कि नहीं, भगवान न करें उनको कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ, जरा देख आऊँ, और दरवाजे की ओर बढ़ गया। पत्नी ने कहा, आपके पैरों पड़ती हूँ, उसको छुड़ाइएगा नहीं, उसको छूइएगा नहीं और झटपट चले आइएगा। अब आप जरा इस संवाद को देखिए, जो लंबा संवाद है पति पत्नी के बीच में। लेखक ने इस संवाद के माध्यम से स्वयं का आत्मावलोचन किया है, स्वयं का आत्मावलोकन किया है, आत्म की आलोचना भी की है और आत्म को देखा भी है। जो मैं आपसे कहा कि कहानीकार की यही सामर्थ्य होती है, और वो सामर्थ्य ये कि कहानीकार खुद लिख रहे हैं, खुद एक पात्र हैं, लेकिन अपने को हीरोइक दायरे में विस्तार नहीं देते, अथवा ऐसा नहीं है कि अपनी पत्नी की आलोचना नहीं करते। इस कहानी का एक जो शिल्पगत कौशल है वह इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह पत्नी को ही प्रश्नांकित करता है। आखिरकार सबने छोड़ दिया, तो तुमने अपने घर क्यों नहीं बुला लिया? और फिर पत्नी के मुंह से जो कहलवाया है आपने सुना ही, बहुत मार्मिक है, अरे मेरे बाल बच्चे हैं कि नहीं। तो ये स्थिति है कि लेखक ने यहाँ पर पूरी तटस्थता के साथ संवाद कौशल को रचा है, और यही इस कहानी की ताकत है। इतना ही नहीं, इस कहानी में शिवनाथ बाबू से जब वो पूछता है लेखक कि क्या उसकी स्थिति है, तो शिवनाथ बाबू कहते हैं ही कांट सर्वाइव, वह जिंदा नहीं रह सकता। पूरे अंग्रेजी जोश के साथ बोलते हैं। लेखक हतप्रभ हो जाते हैं और अंत में ये दिखाते हैं कि रजुआ अब भी जिंदा है। तो आप देखिए कि यह जो सबकी राय थी कि रजुआ मर जाएगा, रजुआ जिंदा नहीं रहेगा, वह रजुआ अंततः जिंदा रहता है और खंडहर में रहते हुए भी असल में वह हैजा से उबर जाता है। तो इस रूप में देखिए कि उसका जो कठिन संघर्ष है उसको संवाद आगे बढ़ाता है, और कहानी के अंत में रजुआ की मृत्यु को लेकर लेखक से लड़के का संवाद भी बहुत रोचक है। यहाँ खुद लेखक आत्मावलोचन करते हैं। जब लड़के से वो पूछते हैं कि रजुआ कहाँ मरा, उसकी लाश कहाँ है, तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि विश्वास ही करता तो क्या करता कि मैं डर गया कि अगर रजुआ मर गया तो आखिरकार उसका कर्म कांड तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाया, क्योंकि लगा कि उसकी लाश भी मुझे ही फूंकनी पड़ेगी। और फिर धीरे से पूछा कि आखिरकार इस पर क्या लिखना है, तो उसने यही कहा कि गोपाल उसका नाम है और उसके गांव ये पोस्ट कार्ड आप लिख दीजिए, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो स्थिति आती है इस संवाद में, उसमें लेखक सीधे सीधे अपने ऊपर आत्म व्यंग्य करता है कि वह जिंदगी को कैसे देखता है। वह यह कहता है कि सूचना तो मिली क्योंकि वो भावुक है, लेकिन अपने को अकाण का नायक नहीं बनाना चाहता। कहता सूचना मिलते ही मैं डर गया। डर की वजह उसकी मौत से अधिक खुद की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर वो मर गया है जैसे मर गया है, तो सवाल यह है उसका सौदाह कौन करेगा, कर्मकांड कौन करेगा, उसका है कौन। और अगर इस घटना की विश्वसनीयता पर मैं विश्वास कर बैठा तो लोग मेरे पर दबाव बनाएंगे। इस नाते कहानीकार ने अपने को पूरी तटस्थ भाव से कहा कि जो मनुष्य की, यानी मेरे अंदर भी कमजोरी है, वो अपनी कमजोरी को भी कहानीकार उजागर कर देता है, जो बहुत ही स्वाभाविक है, और कहता है कि मैं इस समाचार को बहुत गंभीरता से लिया, इस बात को मैंने नज़रअंदाज किया। और स्थिति ये आती है कि
रजुआ खुद ही तुरंत बाद कुछ दिन बाद उनके पास आता है और कहता है कि मालिक इस कारण पर लिख दीजिए कि रजुआ मरा नहीं है, रजुआ जिंदा है। तो आप देखिए कि एक लेखक भी तटस्थ भाव से एक गरीब की ज़िंदगी का चित्रण करना चाह रहा है, उसके प्रति पूरी सहानुभूति रखता है, लेकिन जब उसके अचानक के मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे हिल उठता है कि उसके लिए वो तैयार नहीं है। यद्यपि वो यह भी कहता है कि भीतर भीतर बाद मुझे लगा अच्छा ही वह मर गया, क्योंकि जैसा कठिन जीवन वह जी रहा था वह बहुत ही बर्दाश्त करने लायक था नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यह वाक्य या इस तरह की बात, इस तरह की स्थापना लेखक के द्वारा रजुआ के पक्ष में, रजुआ के जीवन के पक्ष में दिया गया एक तरह का बयान ही है, जहां रजुआ जिंदगी और मौत के बीच एक आदमी के संघर्ष की कथा बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है। और इसको बहुत ही खूबसूरती से लिखा है लेखक ने, जरा उसे सुने। जब पोस्ट कार्ड की बात वो देता है तो क्या लिखते हैं लेखक, वो सुने। पोस्ट कार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिमटा था। लेकिन जोंक वह था या जिंदगी, वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका, मैं तय नहीं कर पाया। तो ये स्थिति है लेखक का, ये जो बयान है यहाँ पर बहुत मार्मिक है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस कहानी का जो संवाद है वो रजुआ के जीवन को बचाने के पक्ष में घटित होता है। और इस रूप में रचनाकार एक सफल रचनाकार हैं, क्योंकि वह इस संवाद के माध्यम से कहानी के अंतर्वस्तु को प्रत्यक्ष करने में पूरी तरह से सक्षम हुए। अब जहाँ तक कहानी की भाषा है, तनिक उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कहानी की भाषा बहुत ही रोचक है। कई देशज शब्द इस कहानी में प्रयुक्त हुए हैं और बहुत ही अर्थगर्भित हैं, जैसे कि ढींचू ढींचू, चापुड़ चापुड़ और खुद, जिंदगी और जोंक जैसे शब्द। अब ढींचू ढींचू, चापुड़ चापुड़, जिंदगी और जोंक जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग करके इस कहानी की भाषा ने चरित्र को और भी घनीभूत किया है, जो आरंभ से लेकर अंत तक रजुआ के कठिन जीवन का सिनात करता है। जिस समय रजुआ की पिटाई होती है वह बार बार मैं बरई हूँ चिल्लाता है। इस पर भी लेखक टिप्पणी करता है कि ऐसा लगता है कि बरई कहकर वह इस बात को समझाना चाह रहा है कि जैसे बरई होना पिटाई से मुक्त होना है। तो इस तरह से आपने देखा कि कहानी की भाषा में रजुआ का सेवा भाव भी व्यक्त होता है। मोहल्ले भर उससे सेवा लेते हैं। इस सेवा भाव को एक व्यंग्यात्मक भाषा में लेखक ने लिखा है, वह सुनिए। उसकी सेवाओं के उपयोग संबंधों की खींचतान से उसका सामाजिकरण हो गया था। और यह वाक्य कितना प्रासंगिक है कि उसकी सेवाओं के उपयोग संबंधों की खींचतान से उसका सामाजिकरण हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उपयोग की सामाजिकता को यह कहानी भाषा के माध्यम से रेखांकित करती है। इसी कारण रजुआ व्यक्ति विशेष का न होकर सारे मोहल्ले का नौकर हो जाता है। कहानीकार ने रजुआ की खुशी को भी बड़ी ही अर्थगर्भित भाषा में चित्रित किया है। जब मोहल्ले की औरतें उसे गाली देती हैं तो वह किलकारी मारता है, नाराज़ नहीं होता, किलकारी मारता है, जैसे घास चरता हुआ गदहा अचानक उठाकर ढींचू ढींचू करता है। अब ये है ढींचू ढींचू का अर्थगर्भित प्रयोग। इस रूप में यह कहानी एक तरह की चित्रात्मक भाषा में रची गई कहानी है, जो रजुआ के चरित्र को बहुत ही मुखर करती है और परिवेश और संवाद को और भी उभारने में समर्थ होती है। निश्चित रूप से यह नई कहानी की वह भाषा है जो लोक संवेगी है और जिसकी जड़ें ग्रामीण परिवेश में बहुत गहरी हैं। ऐसा इसलिए भी हो सका है कि अमरकांत खुद भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं। तो इस रूप में अगर आप देखेंगे तो कहानी आख्यान परक भी है। इसकी भाषा पूरी आख्यानकता को लेकर के आगे बढ़ती है। इस शैली से जगह जगह कहानी का अर्थ भी खुलता है और लेखक अपने पात्रों के साथ वैचारिक रूप से अंत तक जुड़ा रहता है।
इससे लेखक के मन में उठने वाली प्रतिक्रियाओं का भी पता चलता है। जिंदगी और जोंक के द्वैत में खुलती हुई भाषा को लेखक ने जिस प्रतीकात्मक शैली में पकड़ा है वह काबिल तारीफ है। जोंक खुद में एक अर्थगर्भित शब्द है जिसका संसार चूसने से बनता है, जबकि जिंदगी का पूरा व्याकरण ही उलीचने अर्थात लुटाने से बनता है। बीच बीच में एक किस्सागो की तरह रजुआ के मुख से खुद कहानियों को सुनाकर लेखक ने कथा की गति को बोझिल होने से ही बचाया है, जिससे कथा में सरसता और रोचकता भी बनी रहती है। अब जैसे बजरंग बली का किस्सा, महात्मा गांधी का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मज़ेदार है। अब ज़रा बजरंग बली का किस्सा सुन लीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि भाषा की क्या इसमें सामर्थ्य है। सुनो सुनो, प्रश्नकर्ता की बात से उत्तर में रजुआ तत्काल जोश से बोलना शुरू किया। बजरंग बली बड़े जबर थे। वह समुंदर से कुछ दूर तक तैर लेते हैं तो उनको ताड़का महारानी मिलती हैं। ताड़का महारानी अपना रूप दिखाती हैं तो बजरंग बली किससे कम हैं, ये मियाँ आढ़े तो तुम डेढ़े। बजरंग बली भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। इसके बाद ताड़का महारानी और बड़ी हो जाती हैं तो बजरंग बली मच्छर बनकर ताड़का महारानी के कान से बाहर निकल आते हैं। फिर किसी ने पूछा, ए रजुआ, गांधी महात्मा की तनिक कथा तो बता, वो भी तो जेल से निकले थे। रजुआ खुश हुआ और ज़ोर ज़ोर से बताना शुरू किया। सुनो सुनो, गांधी महात्मा को सरकार जब जेल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सभी सिपाही प्यादा के होते हुए भी गांधी महात्मा जेल से निकल आते हैं और सबकी आंखों पर पट्टी बच जाती है। गांधी महात्मा 7 समुंदर पार करके जब देहली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती है। गोली गांधी महात्मा की छाती पर लगकर 100 टुकड़े हो जाती है और गांधी महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। अब आप देखिए कि गांधी महात्मा और बजरंग बली का जो यह किस्सा है, ये कथा को जितना रोचक बनाता है उतना ही कथा को जीवट बनाने का आधार भी प्रस्तुत करता है। क्योंकि गांधी महात्मा को जैसे गोली लगती है, ये कथा है वो, और गोली लगने के बाद इस कहानी में गांधी महात्मा अचानक गायब हो जाते हैं। यह क्या है? अचानक जेल से निकल जाते हैं, सारे प्यादे सारे नौकर चाकर सोते रह जाते हैं। तो जो लोकमानस है कहीं न कहीं उसमें कृष्ण की कथा भी मिल जाती है, यानी कंस और कृष्ण की कथा की छौंक भी इसमें दिखाई देती है। बजरंग बली वाले किस्से में तो सीधे रामायणी कथा है। तो आप देखिए कि रजुआ के जीवन को चित्रित करने के लिए रचनाकार ने किस तरह से कहानी को रचा है कि कहानी रोचक भी रहती है, सरस भी रहती है और प्रवाहपूर्ण भी रहती है और संदेश प्रवण भी रहती है। तो सरसता और संदेश प्रवणता के साथ साथ यह कहानी आगे बढ़ती है और अंततः रजुआ के जीवन के पक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो कथा है, कथा के भीतर कथा इसमें चलती है, यह इस कहानी के शिल्प की एक अनूठी विशेषता है। और कथा के भीतर कथा कहते हुए भी अंततः उस कथा के भीतर कथा विन्यास में रजुआ का चरित्र निरंतर परिष्कृत और परिमार्जित होता हुआ दिखाई देता है, जिसका निष्कर्ष ये रहता है कि मनुष्य अभी थका नहीं है, अभी पराजित नहीं है, अभी हारा नहीं है। तो इस तरह से आप देखें कि यह कहानी किस तरह से रजुआ भगत के चित्रण के साथ एक बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ती है और इसी प्रभाव में यह कहानी अपने उद्देश्य में भी सफल हो जाती है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य असल में एक कमज़ोर बेसहारा व्यक्ति के ऊर्ध्वमुखी गति की शिनाख्त करना था। यह एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जगह समाज में नहीं है, जिसके पास सामाजिक संरचना में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, जो आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर लगातार संघर्ष कर रहा है। वह व्यक्ति
जीने के लिए कितनी जद्दोजहद करता है। यह कहानी यह बतलाती है कि मनुष्य का जीवट उसके तमाम संघर्षों के बीच और भी परिष्कृत होता हुआ निखरता चला जाता है। इस कहानी का प्रभाव इस अर्थ में दूरगामी है कि पाठक को यह गहरे आंदोलित करने वाली कहानी है। कहानी को पढ़ने के बाद न केवल गरीब और अमीर वर्ग में बटे हुए समाज के यथार्थवादी स्वरूप का पता चलता है, बल्कि इस कहानी को पढ़ने के पश्चात पाठक उस समाज में परिवर्तन भी चाहता है। पाठक यह चाहता है कि यह जो अमीरों और गरीबों के बीच में, ऊंच नीच के बीच में सामाजिक दूरियां बढ़ती हुई जा रही हैं, उन्हें यथाशीघ्र कम किया जाना चाहिए यदि सचमुच में आज़ादी और मुक्ति का स्वाद चखना है। तो इस रूप में आप देखेंगे यह कहानी एक तरह से सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को चुनौती प्रस्तुत करने वाली कहानी भी बन जाती है। कहानी यह भी बताती है कि जिस व्यक्ति से आप काम लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उसका पोषण करें, उसके दुख दर्द में सहभागी बने। इसके साथ ही कहानी यह भी स्पष्ट करती है कि पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था कैसे धीरे धीरे अमानवीय होती जा रही है। तो अंत में मैं इस कहानी के निष्कर्ष के रूप में आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, यह कहानी मनुष्य के संघर्ष के बीच सामाजिक सहयोग और सद्भाव की कहानी भी है, इस अर्थ में कि यह संदेश देती है कि हम हमेशा किसी का शोषण न करें। अगर उससे हम काम लेते हैं तो उसके श्रम की वाजिब कीमत दें, और अगर वह दुख और तकलीफ़ में है यथासंभव हम उसकी मदद करें। रजुआ के ठहाके, रजुआ का हंसी मजाक, रजुआ का जीवट और ज़िंदगी से जोक की तरह चिपका हुआ उसका जो चीमट व्यक्तित्व है, इस कहानी को बहुत ही बहुलार्थी बनाता है, बहुत सारे अर्थ को खोल देता है। यह कहानी अपने उद्देश्य में इस रूप में भी सफल होती है कि जिस समाज को यह कहानी व्यक्त करती है उसको महज चित्रित ही नहीं करती, बल्कि उस समाज को एक अन्य संदर्भ में बदलने की कोशिश भी करती है। क्यों? क्योंकि कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य हुआ करता है केवल सामाजिक चित्रण नहीं होता, समाज की फोटोग्राफी। कोई भी कहानी समाज का हूबहू चित्रण नहीं होती, उसकी फोटोग्राफी नहीं होती। अगर कहानी समाज की फोटोग्राफी हो जाए तो कहानी क्यों कोई पढ़ेगा? कहानी समाज का चित्र तो देती है, लेकिन उसमें लेखक का चित्त भी शामिल रहता है। तो सामाजिक चित्र और लेखकीय चित्त दोनों से बन करके कहानी स्वप्नजीवी होती है, कुछ सपने विकसित करती है। इस कहानी में जो स्वप्न है वह यही है कि जिस समाज में रजुआ पल रहा है उस समाज को यथाशीघ्र बदला जाना चाहिए। उस समाज को बदलने की ज़रूरत है, और शिवनाथ बाबू जैसे जो कुटिल चरित्र हैं, जो नीच और नीबू को केवल निचोड़ना ही चाहते हैं, उनका भी प्रशिक्षण किया जाना चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि आपकी भाषा भ्रष्ट है, इसको जितना जल्दी हो आप बदल लीजिए, और आप गरीब से गरीब आदमी के प्रति भी सम्मान से पेश आएं, और उसके जीवन में जो भी थोड़ा बहुत ऐश्वर्य बचा हुआ है उसको या तो सुरक्षा दें या उसको विस्तार दें, उसको नष्ट न करिए। तो इस रूप में यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, और इसी के साथ आज का यह व्याख्यान मैं समाप्त करता हूँ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।